सुप्रभात सभी को। आज हम लेकर प्रस्तुत हैं आपके समक्ष पद्य साहित्य का विकास। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी पद्य साहित्य का जो काल था उसका विभाजन किस प्रकार हुआ। सबसे पहले यदि बात की जाए यहाँ पे तो वीर गाथा काल जो था, दूसरे नंबर पे आता है भक्ति काल और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है रीति काल, चौथे नंबर पे आता है आधुनिक काल, मतलब जो वर्तमान समय में चल रहा है। अब भक्ति काल की यदि बात की जाती है तो इसमें आती है निर्गुण भक्ति और दूसरे नंबर पे आती है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत निराकार ब्रह्म की आराधना की गई। कुछ कवियों लेखकों के द्वारा कुछ भक्त उत्पन्न हुए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और भक्ति के अंतर्गत दूसरी आती है सगुण भक्ति। इसमें कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति की यहाँ पे बात की गई है। तीसरे नंबर पे यदि देखा जाए तो रीतिकाल को भी दो भागों में यहाँ विभाजित किया गया है, जिसे रीतिबद्ध और दूसरे नंबर पर रीतिमुक्त। रीतिमुक्त में छंदबद्ध जो थे उनका यहाँ पे विवरण दिया गया था। अब हम यदि बात करें तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति को भी दो प्रकारों में यहाँ पे बांटा गया है, जिसमें ज्ञानमयी शाखा पहले नंबर पर थी, ज्ञानमयी शाखा, और दूसरे नंबर पर थी प्रेममयी शाखा। इसका अर्थ होता है ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति और दूसरा होता है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। अब यहाँ पे बात की जाए सगुण भक्ति की तो मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में यहाँ विभाजित किया गया है। अब राम भक्ति शाखा में गोस्वामी जैसे तुलसीदास जी का नाम आता है और कृष्ण भक्ति शाखा में हमारे प्रसिद्ध कवि सूरदास जी का नाम आता है, तो ये आपको विदित होगा। अब हम यदि बात करते हैं आधुनिक काल की, आधुनिक काल को भी बहुत से भागों में जैसे बांटा गया है। अनेक कवि हुए, कवियों के द्वारा ही उनके नाम से ही उस युग को जाने लगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया उसके साथ साथ ये युग भी बदलता गया। जैसे आधुनिक काल का जो समय था सबसे पहले भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद आता है द्विवेदी युग, फिर तीसरे नंबर पे आता है छायावाद और चौथे नंबर पे आता है प्रगतिवाद, पांचवें नंबर पे हमारा आता है यहाँ पर प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के माध्यम से अनेक प्रकार के जो कवि थे अपनी छंदबद्ध रचनाओं को नए नए प्रयोगों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से हमारे समाज को नई नई रचनाएं देते रहे। तो ये काल विभाजन था। अब इनका हम समय भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। तो हिंदी पद्य साहित्य का जो काल विभाजन था उसको हमने बताया आपको एक तालिका के माध्यम से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका काल विभाजन कब से कब तक था। तो पहले नंबर पे आता है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी बोलते हैं। इसका जो समय था सन 993 से 1318 का माना जाता है। और भक्ति काल का जो समय है जिसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, भक्ति काल का समय 1318 से 1643 तक का माना जाता है। अब तीसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर मध्य काल अर्थात रीतिकाल का जो समय था सन 1643 से 1843 का माना जाता है। चौथे नंबर पे यदि हम बात की जाए तो यहाँ पे आता है आधुनिक काल। इसका समय 1843 से अब तक का माना गया है, मतलब वर्तमान समय का माना गया है। अब इसमें भी पहले नंबर पे जो है वो भारतेंदु युग माना जाता है। तो भारतेंदु युग जो है, जैसे आधुनिक काल चौथे नंबर पे हमने बताया था तालिका में आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में भी पहला नंबर आता है भारतेंदु युग। इसको भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन 1843 से सन 1900 तक का ये समय भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इसका नामकरण हुआ, इसलिए हम भारतेंदु युग से कहते हैं।
इस समय इस काल में जन चेतना, राष्ट्रीयता, समाज उद्धार और स्वर मुखरित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण, चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी विशेषता रही है, इनकी विशेषता ये थी कि देश प्रेम की भावना जो थी इनके मन में कूट कूट कर भरी हुई थी। इनकी रचनाओं में हमें देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रचनाएं मिलती हैं। उस समय क्या था, अंग्रेजी शासन था, तो हमारा देश जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, स्वतंत्र होने के लिए छटपटा रहा था, तो इन महाकवियों की भूमिका भी अग्रणी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं से हमारे देश को, हमारे समाज को जागृत किया था। दूसरे नंबर पे यदि हम बात की जाए तो वो है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग जो है इसका समय जो है 1900 से लेकर 1920 तक माना जाता है। द्विवेदी युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इस युग में बहुत सी रचनाएं की, बहुत से काव्य लिखे इन्होंने, इसलिए हमारे समक्ष आज भी यश रूपी शरीर से प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में प्रायः देखा जाता था कि ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ था। अब यदि भाव पक्ष की बात की जाए तो इन्होंने लोक कल्याण की भावना को मन में धारण किए हुए, जैसे अशिक्षा है और हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की रचनाएं की और हमारे समाज को जागरूक किया। देश प्रेम की बात की जाए तो इनकी रचनाओं में देश प्रेम भी हमें दिखाई देता है। प्रेम एवं सौंदर्य एवं प्रकृति का चित्रण। अब इनकी जो रचनाएं थीं प्रेम सौंदर्य से परिपूर्ण एवं प्रकृति चित्रण से भी हमें परिपूर्ण ओतप्रोत दिखाई देती हैं। छंद अलंकार की यदि बात की जाए तो द्विवेदी युग में प्रबंध एवं मुक्तक काव्य को यहाँ पर दो शैलियों में विभाजित किया और गीत छंदों एवं उपमा रूपक आदि अलंकारों का यहाँ पर छंदों का प्रयोग किया। तो इनकी रचनाओं में प्रायः हमें छंद अलंकार से बहुत सारी रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य भाव एवं कला की दृष्टि से हमारे समाज में आज समृद्ध माना जाता है। तीसरे नंबर की यदि हम बात की जाए तो यहाँ पर छायावाद की हम बात करेंगे। छायावाद को जो समय है प्रायः 1920 से 1936 तक का माना गया है। यह युग हिंदी कविता के उत्कर्ष का युग माना जाता है। प्रकृति चित्रण के एक से एक मनोरम नमूने, एक से एक काव्य इसमें विद्यमान हैं, जो हमें प्रेम एवं सौंदर्य का मोहक रूप चित्रित दिखाई देता है, ओतप्रोत दिखाई देता है। भारतीयता, मानवता एवं राष्ट्रीयता को इसमें ध्यान में रखते हुए छायावाद के जो कवि थे उन्होंने इनमें बहुत सुंदर रचनाएं की। इनमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महत्वपूर्ण नाम है सुमित्रानंदन पंत जैसे वहाँ कवि हुए, जिन्होंने छायावाद के प्रतिनिधि के रूप में रचनाएं दी हमको। इनकी विशेषता ये थी कि ये जो कवि थे छायावाद के, ये प्रकृति प्रेमी थे, तो इन्होंने प्रकृति के ऊपर भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। प्रेम एवं सौंदर्य का यदि हम देखें चित्रण तो छायावादी कवि काव्य में प्रेम एवं सौंदर्य का हमें बेजोड़ रचनाएं इनको मिलती हैं। भावपूर्ण चित्र इन्होंने अपनी रचनाओं में अंकित किए हैं। रहस्य भावना की यदि बात की जाए तो छायावाद के सभी कवियों ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। जागरूकता की यदि बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीयता से परिपूर्ण छायावादी कवि नारी समाज, मानवता, कला आदि जो मुद्दे थे उनको यहाँ पर अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया। कला पक्ष की यदि बात की जाए तो इनकी जो शैली थी लाक्षणिकता एवं सजीवता से युक्त थी। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य का भी यहाँ पर इन्होंने अपनी रचना में प्रयोग किया था। अब यदि बात की जाए छंद और अलंकार की तो छायावादी कवियों ने परंपरागत चले आ रहे छंदों के स्थान एवं नवीन छंदों का प्रयोग भी किया। मतलब जो छंद पहले से चले आ रहे थे उनके साथ साथ नवीन छंदों का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। इन्हीं रचनाओं के माध्यम से
यह रचनाओं को 4 चांद लगा देते हैं। अब हम चौथे नंबर पर बात करते हैं प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद का जो समय था सन 1936 से लेकर 1943 तक का माना जाता है। इसी समय पूंजीवाद तथा शोषण के विरोध स्वरूप जो पूंजीपति लोग होते थे, जमींदार होते थे, कैसे वह समाज का शोषण करते थे, इनकी रचनाओं में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवाद को काव्य का नाम दिया गया। इस काव्य में सामाजिक यथार्थ का अंकित चित्रण हमें दिखाई देता है। इस काव्यधारा के कवियों में जैसे रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध आदि के नाम उल्लेखनीय माने जाते हैं। अब यदि इनकी प्रमुख विशेषता देखी जाए तो हम कला पक्ष को देखेंगे। प्रगतिवादी काव्य में मजदूर एवं शोषित के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। अब यहाँ पर रूढ़ियों का विरोध देखें तो इनकी जो रचनाएं है, इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा तीव्र धर्म का विरोध किया था। जैसे मंदिर मस्जिद का जो विरोध होता है, उनको अपनी रचनाओं में बताया था कि कैसे भगवान एक है परंतु व्यक्ति विरोध स्वरूप अलग अलग हो जाता है। वे परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि में विश्वास नहीं करते थे। अब यदि हम यहाँ पर कला पक्ष की बात की जाए तो सरल, सहज एवं सुंदर सलिल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। प्रगतिवादी काव्यधारा में जनसाधारण बोलचाल की भाषा को ही लिया गया था। अब यदि हम छंद और अलंकार की बात करें तो प्रगतिवादी कवियों में मुक्तक एवं अतुकांत जो बिना तुक के शब्द थे, इन्हें छंदों में इनकी रचना की गई थी। इन कवियों ने अलंकारों एवं रूढ़ उपमानों को त्याग कर नवीन रूपक तथा उपमान को अपनाया था। 5वें नंबर पे यदि हम बात करें तो प्रयोगवाद एवं नई कविता। अब प्रयोगवाद क्या था? प्रयोगवाद जो था आधुनिकता में ही संशोधन करके एक नया युग, एक नया जो है रचनाएं दी गई थीं। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक जो था 1943 में प्रकाशित किया गया था। साथ ही प्रयोगों के माध्यम से प्रवृत्ति को के प्रति आग्रह दिखाई दिया था, इसलिए इस युग का नाम प्रयोगवाद रखा। धीरे धीरे इन प्रयोगों के फलस्वरूप काव्यधारा प्रस्फुटित हुई तथा नई कविता वह कहलाती है। धारा के काव्यों में जैसे अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती और जगदीश गुप्त, भारत भूषण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब इनकी रचनाओं की यदि विशेषता देखी जाए तो इनकी रचनाओं में जो है नवीन जीवन मूल्यों तथा आदर्शों को यहाँ हमारे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया था अपनी रचनाओं के माध्यम से। दूसरा यदि देखा जाए प्रयोगवादी कविता में अव्ययिकता, अति बौद्धिकता, अति यथार्थवादता, जैसे कम शब्दों में ज़्यादा बात कह देना, और विद्रोही स्वर पर्याप्त कटु तथा व्यंग्यात्मक हो गया। जैसे विद्रोही जो थे तो व्यंग्य के माध्यम से उनको यहाँ पर अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया। इस काव्य में इनकी जो रचनाएं थी जैसे निराशाओं, कुंठाओं तथा यौन भावनाओं को स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस जो मुद्दे थे समाज इनसे बचता था, उन मुद्दों को सामने लेके आए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी जो रचनाएं थीं उसमें प्रयोगवाद मतलब संशोधन करके नए नए जो मुद्दे थे उनको समाज में लेकर आए और रचनाओं के माध्यम से इसको बढ़ाया। नवीन प्रतीकों एवं उपमानों से युक्त मुक्त शैली को इन्होंने अपनाया। नई नई शैली, नए तरीके से इन्होंने समाज को बताया कि अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे समाज के जागरूक मुद्दों को आगे लाया जा सकता है। छंद बंधन इन कवियों को स्वीकार नहीं था। छंद का जो बंधन था मतलब छंद जो बंधे हुए थे, इन कवियों को स्वीकार नहीं था। स्वतंत्र रूप से इन्होंने छंदों को प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। इस प्रकार इन कवियों ने हिंदी कविता को, हिंदी रचनाओं को एक नवीन दिशा प्रदान की। तो आज हमने ये समझा कि कैसे द्विवेदी युग और विभिन्न प्रकार के युग थे, उन्होंने कैसे कवि दिए और कैसी रचनाओं के माध्यम से समाज को प्रेरित किया। धन्यवाद।